नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। केबीसी इंस्टीट्यूट आप सभी का स्वागत करता है। तो दोस्तों, मैं आपको इन्फॉर्मेशन बता दूं, जो केबीसी की ओर से डेली क्विज आती है वो दोस्तों आज शाम को अपलोड कर दी जाएगी। बाकी चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कोई अपडेट देनी हो तो कमेंट ज़रूर करें। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों आज का ज्ञान। निम्नलिखित में से किस का उपयोग जैव उत्प्रेरक के रूप में किया जाता है। ऑप्शन है एजोला, नीलहरी शैवाल, अल्फा अल्फा। जैव उत्प्रेरक के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों, जैव उत्प्रेरक के रूप में एजोला और नीलहरी शैवाल का उपयोग किया जाता है। आंसर इसका बी सही है। आगे पढ़ते हैं। जैव उर्वरकों को निम्नलिखित 4 भागों में बांटा जा सकता है। पहला, नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जैव उत्प्रेरक। पहला कौन सा है? नाइट्रोजन को स्थिरीकरण करने वाला, ठीक है। दूसरा क्या है? फास्फोरस घुलाने वाले जैव उत्प्रेरक। तीसरा है पौधों की वृद्धि को प्रोत्साहित करने वाले राइजोबैक्टीरिया स्यूडोमोनास की प्रजाति। और तीसरा इसमें है कंपोस्टिंग एक्सीलरेटर, जिसमें कि ट्राइकोडर्मा या फिर लिग्नोलिटिक ये सब आते हैं। तो दोस्तों, नाइट्रोजन स्थिरीकरण वाले में क्या आते हैं? राइजोबियम, एजोबैक्टर, एस्परजिलस, एसेटोबैक्टर, नीलहरी शैवाल, तो ये सब कुछ आते हैं। और फास्फोरस वाले में बैसिलस, स्यूडोमोनास, एस्परजिलस। तो यही आपके क्वेश्चन में पूछा गया था कि भाई निम्नलिखित में से जैव उत्प्रेरक के रूप में उपयोग किसका किया जाता है? तो एजोला भी आ गया और नीलहरी शैवाल भी आ गया, ठीक है। अल्फा अल्फा कहीं भी नहीं आता। अल्फा अल्फा एक घास है, ठीक है। दोस्तों, सेकंड क्वेश्चन हम करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला जीव नहीं है, जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण नहीं करता है? तो ऊपर आपने अगर देख लिया होगा, अच्छे से पढ़ लिया होगा, तो इसके बारे में आप आसानी से आंसर लगा सकते हैं। तो इसका आंसर है दोस्तों माइकोराइजा। माइकोराइजा किसी के एग्जाम्पल में नहीं है। चलो आगे पढ़ते हैं। विकल्पों में नॉनस्टॉक एनाबीना एजोबैक्टर नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीव है, जबकि माइकोराइजा नाइट्रोजन स्थिरीकरण नहीं करता। माइकोराइजा उच्च वर्गीय पादपों की जड़ों एवं कवकों के बीच सहजीवी संबंध प्राप्त करता है। किसके बीच? कवकों और पादपों के बीच, ठीक है जी। सहजीवी संबंध कौन करता है? माइकोराइजा। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है माइकोराइजा के बारे में, याद कर लेना इसको भी। नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु किस पौधे की जड़ के साथ संयोजन करते हैं? नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु किस पौधे की जड़ के साथ संयोजन करते हैं जी? दालों के साथ, ठीक है। दालें भी कौन सी, अभी आपको बताते हैं। नाइट्रोजन स्थिरीकरण दलहनी फसलों, जिसको दालें बोलते हैं, जड़ों के साथ सहजीवी संयोजन करते हैं। ये वायुमंडल नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर उसे अमोनिया में बदलते हैं। क्या करते हैं ये किसको बदलते हैं? नाइट्रोजन को अमोनिया में बदलते हैं। और अमोनिया, जो कि अमोनियम आयनों के रूप में नाइट्रिकारक जीवाणुओं द्वारा ग्रहण कर नाइट्रोजन एवं फिर नाइट्रेट आयनों में परिवर्तित कर दी जाती है, जिसे मृदा के माध्यम से पादप ग्रहण करते हैं, ठीक है जी। ये हो गया इसका ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक जैव उत्प्रेरक का स्रोत है? जैव उत्प्रेरक का स्रोत कौन सा है? इसका आंसर है सी, एजोला। एजोला क्या है? एक जैव उत्प्रेरक का स्रोत है। एजोला को उसकी नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्षमता के चलते व्यापक रूप से जैव उत्प्रेरक के रूप में प्रयोग किया जाता है, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। पशुओं, विशेषतः दुधारू गौ, पशुओं में भी कौन? दुधारू गौ के अनुपूरक भोजन के रूप में प्रयुक्त जैव उत्प्रेरक है। भोजन के रूप में उसे कौन सा जैव उत्प्रेरक दिया जाता है? तो दिया जाता है एजोला। आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे इसके बारे में।
दुधारू पशुओं पर किए गए प्रयोगों से साबित हुआ है कि जब इन पशुओं को अनेक दैनिक आहार के साथ कितना 1.5 से 2 kg एजोला प्रतिदिन दिया जाता है तो दुग्ध उत्पादन में 15 से 20% की वृद्धि होती है। ये आप हमेशा ध्यान रखोगे। दुधारू गाय को क्या दिया जाता है? एजोला। और अगर 1.5 से 2 किलो दिया जाएगा तो कितना प्रतिशत वृद्धि होगा उसके दूध में? 15 से 20% वृद्धि होगा। तो ये अच्छा चीज है। निम्नांकित में से कौन सुमेलित नहीं है? चलिए जी इसके बारे में देखते हैं। नील हरित शैवाल जैव उत्प्रेरक, बिल्कुल है। क्रायोसोपा महानियंत्रण, बिल्कुल। बायो 902 सरसों का काइलक्लोन, ठीक है, ये बीच में इसमें डैश है। तो एजोबैक्टर जैव कीटनाशी, एजोबैक्टर जैव कीटनाशी गलत है, ठीक है, ये सही सुमेलित नहीं है। आगे देखेंगे हम। एजोबैक्टर एक जीवाणु है। क्या है एजोबैक्टर? एक जीवाणु। एजोबैक्टर के बारे में देख लो। इसका सबसे महत्वपूर्ण कार्य नाइट्रोजन उपलब्धता के संदर्भ में है, क्योंकि यह मृदा में स्वतंत्र रूप से रहकर असहजीवी नाइट्रोजन यौगिकीकरण करता है, जिसका उपयोग पौधे अपनी वृद्धि एवं विकास के लिए करते हैं। तो एजोबैक्टर क्या करता है? ये नाइट्रोजन का यौगिकीकरण करता है, ठीक है। नाइट्रोजन फिक्शन में काम आता है कौन? एजोबैक्टर। तो चलिए, एजोबैक्टर जीवाणु वायुमंडलीय स्वतंत्र रूप में रहकर मुख्य नाइट्रोजन यौगिकीकरण करने वाले जीवाणु होते हैं, ठीक है जी। ये एजोबैक्टर होते हैं वायुमंडलीय नाइट्रोजन यौगिकीकरण के लिए। आगे बढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। इससे क्या होगा, आप चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको मतलब व्यूज़ बढ़ेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा अप्रोच बढ़ेगी, तो ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचने लगेगा, ठीक है दोस्तों। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्न के साथ मिलाने से एजोला एक अच्छा उर्वरक होता है। किसके साथ मिलाने से एजोला एक अच्छा उर्वरक होता है? तो इसका आंसर है नील हरित शैवाल, ठीक है जी। ऑप्शन फर्स्ट में भी एजोला और नील हरित शैवाल को एक साथ दिया गया था। तो चलिए पढ़ते हैं थोड़ा। नील हरित शैवाल एजोला का सहचारी है और इसे साथ में मिलाने से अच्छी उर्वरकता प्राप्त होती है। नील हरित शैवाल ब्लू ग्रीन एल्गी एक अति सूक्ष्म प्रोकैरियोटिक है। क्या है ये? अति सूक्ष्म प्रोकैरियोटिक है। जबकि एजोला एक जलीय फर्न है। एजोला क्या है? जलीय फर्न, ठीक है जी। एजोला कहाँ है? जलीय फर्न है, जिसकी पत्तियों का पृष्ठीय सतह पर पाई जाने वाली गुहिकाओं में रहने वाले जीवाणु, एजोला की जो पृष्ठीय सतह है उसमें रहने वाला जो जीवाणु है एनाविना एजोली, वो क्या करता है? नाइट्रोजन फिक्सेशन का कार्य करता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ेंगे। फसलोत्पादन में नत्रजन उपयोग क्षमता की वृद्धि की जा सकती है। नत्रजन उपयोग क्षमता मतलब है नाइट्रोजन यूज इफिशिएंसी। क्या है ये? नाइट्रोजन यूज इफिशिएंसी, NUE। तो NUE की वृद्धि की जा सकती है फसलों उत्पादन में। तो ऑप्शन ये आपके सामने, ये देखिए। तो इसका ऑप्शन है सभी के द्वारा, मतलब उर्वरक की मात्रा के बार बार प्रयोग द्वारा, नाइट्रोजन अवरोधक के प्रयोग द्वारा, नाइट्रोजन धीरे धीरे छोड़ने वाले उर्वरकों के प्रयोग द्वारा, ठीक है जी। नत्रजन नाइट्रोजन ही होता है, हिंदी में ऐसा आ जाता है। चलिए देखेंगे इसके बारे में हम। फसलों उत्पादन में नाइट्रोजन यूज एफिशिएंसी में वृद्धि, उर्वरक की मात्रा के बार बार प्रयोग, वही नाइट्रोजन इनहिबिटर्स और स्लो रिलीज, नाइट्रोजन का स्लो रिलीज वाले उर्वरकों के प्रयोग आदि के द्वारा की जा सकती है। इसके द्वारा आप क्या सकते हैं? फसलों उत्पादन में वृद्धि, इन तीनों के द्वारा। ये आप इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं भाई, इन तीनों के द्वारा क्या हो सकता है? फसलों उत्पादन में वृद्धि। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें। इनमें से कौन सा पौधा नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक नहीं है? कौन सा पौधा नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक नहीं है? जी, तो
ये भी फसल है, ये भी फसल है, ये भी फसल है, लेकिन कौन सी? दहलनी। फसल चारों है लेकिन ये फसल में दहलनी है, दालें हैं। तो ये क्या करते हैं? नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। आगे हम पढ़ेंगे दहलनी फसलों या चना, मटर, सेम, अरहर आदि की मूल ग्रंथिकाओं में विभिन्न प्रकार के जीवाणु पाए जाते हैं जो कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक होते हैं। धान के खेत में प्राय नाइट्रोजन की कमी हो जाती है, जिनकी पूर्ति हेतु मुख्यतः यूरिया, नीलहरी शैवाल, एजोला आदि का प्रयोग किया जाता है। मीन्स दैट जो ये दहलनी फसलें होती हैं इनमें आप यूरिया ना डालें तो भी काम चल जाएगा, ठीक है। जिसमें नाइट्रोजन की कमी होगी वहाँ यूरिया डाल सकते हैं। 2,4-D है। क्या है 2,4-D? ये है एक खरपतवार नाशी, ठीक है। पढ़ेंगे इसके बारे में भी। 2,4-D फिनाइलॉक्सी एसिटिक एसिड ऑक्सीन एक पादप हार्मोन है। क्या है ये? एक पादप हार्मोन है जिसका उपयोग खरपतवारनाशी, ठीक है, के रूप में फसलों में किया जाता है। खरपतवार खेतों में फसलों के साथ अनावश्यक रूप में उगकर जल, प्रकाश, खनिज, लवण इत्यादि के फसलों से प्रतियोगिता करने लगते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप फसल की अच्छी वृद्धि नहीं होती। भाई खरपतवार क्या होते हैं? जो जैसे आपने कुछ फसल उगा लिए हैं या लगा ली है तो उसके आसपास जो छोटे छोटे घास वो होते हैं, वो क्या करते हैं? जो पोषण होता है उसको छीनने लगते हैं इनसे, जो हमारा ये पौधा है। तो इनका जो विनाश है वो क्या करती है? 2,4-D, ठीक है जी। आगे हम बढ़ेंगे। नीलहरी शैवाल का उपयोग नाइट्रोजन आपूर्ति हेतु किया जाता है। तो इसका आंसर है सी। आगे हम पढ़ेंगे जलीय फर्न जिसे जैव उर्वरक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। कौन सा जलीय फर्न है? इसका आंसर है बी। इनके डिटेल में जो पहले मैंने लिखाया है फर्न के बारे में ऊपर, वही है। ऊपर वाले के डिटेल में भी मैंने पहले लिखाया है धान के बारे में, तो वही है, उसमें आंसर वही आप लिख सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन से सूक्ष्म जीव जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग होते हैं? कौन से सूक्ष्म जीव प्रयोग होते हैं जी? तो इसका आंसर क्या है? साइनोबैक्टीरिया। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, इसके डिटेल में भी बता चुके हैं ऊपर। निम्नलिखित में से कौन से सूक्ष्म जीव जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग होते हैं? सेम है, अभी के ऑप्शन ऊपर नीचे कर दिए गए हैं। इसका आंसर भी क्या होगा? साइनोबैक्टीरिया। दोनों क्वेश्चन सेम है, थोड़े से ऑप्शन चेंज कर रखे हैं, आंसर वही डाल रखा है। चलिए, ये कभी कभी आ जाते हैं काफ़ी क्वेश्चंस, तो मैं डाल देता हूं। निम्नलिखित में से कौन एक जैविक उर्वरक है? जैविक उर्वरक कौन है? याद रहा होगा, तब से लेकर मैं पढ़ा रहा हूं तो आपको ये कंफर्म हो चुके होंगे, एजोला, ठीक है जी। आगे पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन जैव उर्वरक के रूप में उपयोग होता है? तो अभी के ऑप्शन चेंज है, क्वेश्चन वही है, तो इसका आंसर है उपरोक्त सभी। राइजोबियम भी होता है, नीलहरी शैवाल भी होता है और एजोला भी होता है। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन आते हैं, मतलब एक ही क्वेश्चन को काफ़ी टाइप से कई जगह पे पूछा गया है। तो मैंने आपके सामने ये सारी स्लाइडें रख दी है कि इस तरह से भी आ सकते हैं। ऑप्शन चेंज हो जाते हैं, कहीं कहीं क्वेश्चंस वही रहते हैं, कहीं कहीं क्वेश्चंस थोड़ा सा चेंज होता है, ऑप्शन और आंसर सेम रहते हैं। तो दोस्तों धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। बाकी वीडियो को शेयर ज़रूर करें। खुश रहे, स्वस्थ रहे। जय हिंद।